हाँ जी, तो हम जो है कल क्वेश्चन नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका था 10 वो हमने सोल्व किया था। तो उसमें मैंने आपका जो है रिलेशन अकाउंट बना दिया था। अब रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद में आपका दूसरा जो बनता है वो कैपिटल अकाउंट है आपका रहता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जो है ठीक है, कैपिटल अकाउंट एक लेजर ही होता है, यानी अकाउंट वर्ड आएगा तो इसका मतलब दैट इज एन लेजर। तो आपके पास में दो पार्टनर हैं, तो आप कैपिटल अकाउंट को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि ये आपका जो है दोनों का एक जगह पे आ जाए। ये हमने ले लिया, बल्कि दो नहीं, इसके अंदर आपके जो पार्टनर थे वो तीन थे, दो भी नहीं, तीन थे। तो आपने ये कर लिया ए के लिए कॉलम, ये बी के लिए कॉलम, और ये आपके पास में सी के लिए कॉलम है। ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है जी। और इसी प्रकार से आप डेबिट साइड में भी सी, फिर ये बी, और फिर ये ए ले लो। ठीक है, तो ये ए बी और सी ये आपके पास में हो गए। ऊपर आप लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, ये फिक्स्ड आपका नहीं, कुछ ऐसा बोला नहीं गया, तो हम इसको फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। ठीक है, और वैसे कैपिटल जो वाइंडिंग अप हो रही फर्म, तो इसमें फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का कोई ऐसा झंझट है भी नहीं। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप ले लीजिए, आप जब पीछे बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में आप सबसे पहले देखेंगे पीछे साइड में, तो वो आपके पास में है कि कैपिटल अकाउंट ए और बी का 70 और 70 लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में इसका ये हुआ कि आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस बी डी, ए और बी का 70,000 और 70,000 आपका क्रेडिट बैलेंस है। सी का आप देखो पीछे बैलेंस शीट में, तो सी का जो है आपके पास में यहाँ पर एसेट साइड में दे रखा है डेबिट बैलेंस है, यानी 8,000। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू बैलेंस बी डी, ये आपके पास सी का 8,000 है, यानी ए और बी के कॉलम में आप डैश लगा देंगे। ठीक है जी, उसके बाद में आप जब बैलेंस शीट की एसेट साइड स्कैन कर लीजिए, बैलेंस शीट की एसेट साइड स्कैन कर लीजिए, सर ने भी आपको बताया होगा ऐसे ही। तो आप यहाँ पर देखो डेटर हैं वो रियलाइजेशन में चले गए, स्टॉक भी रिलेशन में, फर्नीचर भी रिलेशन में, कंप्यूटर रिलेशन में, फिक्स एसेट भी रिलेशन में, प्रीपेड एक्सपेंसिव रिलेशन में, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, यानी एसेट साइड में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, लॉस आपके लॉस है, तो पार्टनर कैपिटल घटेगी, पार्टनर कैपिटल घटेगी तो डेबिट साइड में लिखते हैं। और डेबिट साइड में क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डाला, तो यहाँ पर इनके डेबिट साइड में चली जाएगी टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, और ये आपका शेयर था पी एंड एल अकाउंट है, वो 40,000 का है, वो इनके रेशियो 2:1 है। तो रेशियो इनके 2:1 थे, तो चार दो दो चार एक पाँच, यानी 40,000 को आप 5 से भाग दे लो, तो ये 8,000 का वन रेशियो बना, वन रेशियो इज इक्वल टू 8,000। इसके दो रेशियो हैं, तो 18 टू द 8 टू द 16, तो 16,000 इसके हो गए जी डेबिट में, इसके 16,000 क्योंकि टू रेशियो है, और इसका 8,000 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया जी। अब आप उसके बाद में बैलेंस शीट की ऐसे साइड में स्कैन कर ली, बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में आ जाओ। लेफ्ट साइड में अगर कोई रिजर्व पड़ा होता और कुछ होता, जैसे आगे क्वेश्चन में आगे तो वो हम लेते, तो वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में आपने रिलेशन अकाउंट बनाया था उसमें आ जाओ, यानी पहले बैलेंस शीट स्कैन कर लिया, उसमें एसेट साइड में कोई चीज़ होती, लॉस होता वहाँ लिखते, अगर लेफ्ट साइड में जाते यहाँ पर रिजर्व होता कुछ और होता बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में, तो रिजर्व वगैरह वगैरह होते तो हम रिजर्वेशन की कैपिटल बढ़ जाती तो वो साइड में ले लेते, वो नहीं है। अब आ जाओ आप रिलेशन अकाउंट में, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ एज कैपिटल, उसने बीपी ले लिए थे, एज कैपिटल ने बीपी ले लिया, तो इसका डेबिट उसके क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। ए ने क्या लिया है, ए के रिलेशन के अंदर जो थी वो थी आपके 6,000 की। ठीक है जी, तो ए के खाते में चले जाएंगे 6,000, और बी के खाते में देखो यहाँ वाइफ लोन लिया था 10,000 का, तो बी के अकाउंट में चला जाएगा 10,000 क्योंकि वाइफ लोन लिया था। फिर इधर देखो, इधर आपके इस साइड में और कोई ए और बी के सिवाय और कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा, तो इनको यानी इस साइड इस यहाँ से एंट्री हो गई। अब आप ले लो जी आपके कई शर्ट से आपका किसी पार्टनर का नाम आ रहा हो, तो यहाँ पर जो है और किसी पार्टनर का नाम, यहाँ पर ए ने फर्नीचर लिया है, इसका क्रेडिट उसके डेबिट में जाएगा, फर्नीचर लिया तो ये कैपिटल घटेगी, तो यहाँ पर आप लिखोगे टू रियलाइजेशन,
टू रियलाइजेशन अकाउंट। ए के खाते में आपका यहाँ पर जो देख रहा हूँ मैं, वो 1600 आपके पास में आ रहा है। ये आपका फर्नीचर उसने टेक ओवर किया था। उसके बाद में सी ने एक अनरिकॉर्डेड एसेट ली थी 7000 की, तो सी के खाते में आप लिख दो अनरिकॉर्डेड एसेट वाले 7000। ठीक है जी। उसके बाद में फिर आप नीचे नीचे देखो, ए बी सी, इनमें आपका लॉस है, यानी इसका क्रेडिट उसके डेबिट में जाएगा, लॉस से कैपिटल घटेगी, तो यहाँ पर आप लिख दोगे टू रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दो लॉस, और लॉस कितना आया था 6760, और इसका जो लॉस था 3380। ठीक है जी, ये था। इसके अलावा अब हमारे पास में कोई ऐसी चीज बाकी नहीं बचती है, तो हम क्या करेंगे कि इनका टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल कर तो 76,000 हो गया जी। ठीक है, एक बार रफ ही बना रहा हूँ टोटली। ठीक है, ये 70 और 10 80 हो गया जी, और यहाँ पर इनका भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में आप इधर का टोटल करो, ए का करो, तो 16,000 ये था और 1 ये था, तो 17 और 6 है 23, तो ये आप कैसे हो गया जी 23,000, तो एक हो गया ये। ठीक है, ये 16 और 1 17 और 6 23, फिर उसके बाद में 600 और 700 1360 ये हो गए जी, यानी 1360, तो 00342, यानी आपके पास में ये जो टोटल बनता है ये बनता है 24,300, और जबकि यहाँ पर आपका टोटल बनता है वो 76,000, तो 76 में से ये घटा दो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जी टू बैंक, यानी अपनी पेमेंट ले जाएगा, और टू बैंक में आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास से बनता है 51,640। अब दूसरे बी का ले लो, इसके वजह से 16 और 6 22,760 बनता है इसका टोटल, और यहाँ पर बनता है 80 में से ये आप जो है 22,760 घटा दो, तो इसके पैसे फालतू बनते हैं, तो ये भी हम दे देंगे, तो इसका टोटल जो आएगा वो 57,240। अब सी को देखो, सी का तो वहाँ मामला साफ ही है, तो ये 8,000, ये 8,000, 8 8 16, 16 7 23, 23 और 3 26, 26,380 हो गया। इसका इस बंदे से हम पैसे मंगवा लेंगे, तो बाय बैंक ये आपके पास में गया था 26,380, तो ये हो गया 26,380, ये आ गए जी। अब यहाँ पर लिखते हो 26,380, और ये अब आपका बैलेंस है जो दोनों बराबर कर दो, तो ये बैलेंस हो गया 76,000, और ये हो गया 80,000, और ये आपके पास में हो गया 26,380, ये आपके पास में हो गया। ठीक है, अब ये बन गया आपका पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद में आपके पास, हाँ जी, इसमें से कोई पॉइंट पूछना हो, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई कंफ्यूजन हो? हाँ जी, विशाखा, कुमकुम, कोई प्रॉब्लम हो बेटा, आप पूछिए। नहीं है? कंचन, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है बेटा, फिर मैं नेक्स्ट आगे बैंक अकाउंट बनाना बताता हूँ। आपने क्या किया है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो सबसे पहले बैलेंस बीडी लोगे, बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में देखो उन दो बंदों के 70 और 70 लिखे हुए हैं, और सी का जो एसेट साइड में जाके देखो वहां पर 8,000 लिखा, तो ये बैलेंस बीडी 8,000 सी के खाते में आ गया। उसके बाद में बैलेंस शीट की एसेट साइड देखिए, जो रूल में बता रहा हूं आपको वो फुल प्रूफ है, उसमें गलतियां नहीं होंगी। बैलेंस शीट की एसेट साइड देखिए, नीचे नीचे देखो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहां पर 70,000 है, 40,000 है, वो लॉस से पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो टू पी एंड एल अकाउंट 16, 16 और 8 यानी 40,000 हो गई। फिर आप जो है बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में आ जाते, लेफ्ट साइड में कोई रिजर्व होता, कोई वर्कमैन कंपनसेशन होता, या कुछ और ऐसी होता फायदा होता, तो वो यहाँ पर इस साइड में आ जाता, वो नहीं है। नहीं है तो वहां से बैलेंस शीट तो क्लियर हो गई। उसके बाद में आप रिलेशन अकाउंट पे आ जाओ, तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओगे, तो रिलेशन अकाउंट के जब डेबिट साइड में जाओगे तो एंट्री कई साइड की मिलेंगी। डेबिट साइड में गए थे तो इन लोगों का 6,000 रुपये का बीपी और 10,000 रुपये का वाइफ लोन इसने लिया था, तो यानी उसका रिलेशन का डेबिट इसके क्रेडिट में आएगा, यानी उन्होंने लायबिलिटी ली तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो बढ़ा दी हमने,
और इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में जाओगे तो उसके डेबिट साइड में जिस बंदे ने कोई एसेट ली तो एसेट लेने से कैपिटल घटी थी तो यहाँ आ गई। उसके बाद में जो रिलेशन का लॉस आया तो उससे कैपिटल घटेगी, तो ये हमने रिलेशन लॉस ले लिया। बाद में ये टोटल किया, फिर जब ये इतना टोटल किया, इतने टोटल में वो टोटल जो उसमें से ये घटा दिया तो आपके बैलेंस बच गया 51,640। उस 80,000 में से दोनों टोटल घटा दिए थे, बच गए 57,240। ठीक है, यानी ये पैसे लेके जाएंगे तो टू बैंक कर दिया आपने। और इस बंदे के तो सारे के सारे डेबिट बैलेंस ही है, यानी ये लेके आएगा तो तीनों चारों का टोटल वो आपके पास होगा 26,380। तो ये पैसा लेके आ जाते, ये कर देंगे आप बाय बैंक। ठीक है जी, तो ये आपका था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं बैंक अकाउंट और आपको बनाना सिखा देता हूँ। उसके बाद में फिर जो है मेरे को ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ जी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी और शायद आप उस तरीके से समझ गए। बाकी विजय सर ने काफ़ी मेहनत कर रखी है आपके ऊपर भी, वो बता रहे थे मेरे को, तो हो सकता है कि आपको उन्होंने अच्छा बात समझा रखा उस टाइम में। मेरा जो है मैं हो सकता है एक आध दिन आपको अजीब सा लगे क्योंकि मेरा स्टाइल अलग हो सकता है थोड़ा बहुत उनसे। हाँ जी, अब बैंक अकाउंट पे आ जाइए। बैंक अकाउंट पे आए तो लो जी बनाओ बैंक अकाउंट। और बेटा ये बैंक अकाउंट अगर आपका ऑटोमेटिकली मिल जाता है तो आपका रिलेशन, आपका जो इक्वेशन सही है। और अगर ऑटोमेटिक नहीं मिलता तो फिर यूँ मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत है। ये बैंक अकाउंट कहें या हम इसको कैश अकाउंट भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बार कैश अकाउंट बोल देते हैं बनाने के लिए, कई बार बैंक अकाउंट बोल देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप बैंक अकाउंट में बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले बैंक अकाउंट के लिए आप क्या करोगे कि बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में जाओ। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाते हैं आप लोग। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाते हैं, वहां पर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लिखा होता, पर यहाँ के बैलेंस शीट में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक तो है ही नहीं। आपके यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में रिलेशन में ट्रीट कर चुके हैं। अगर वहां ट्रीट नहीं करते तो हम यहाँ पर बैंक के बाय बैलेंस बीडी यहाँ लिख लेते क्रेडिट साइड में। यानी बैंक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, पर अगर कई बार ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो तो हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, पर वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है तो छोड़ो इन बातों को। अब आप आ जाओ जी नेक्स्ट है रिलेशन अकाउंट पे। तो रिलेशन अकाउंट में देखो, आप रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। रिलेशन के डेबिट साइड में जहां जहां बैंक लिखा है, यहाँ पर आपका बैंक लिखा है टू बैंक पेमेंट फॉर बिल डिस्काउंटेड 5,000। तो यानी ये आपकी पेमेंट साइड भी है और ये आपकी रिसीट साइड भी होती है बैंक अकाउंट की। ठीक है, अब जो है आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने बिल डिस्काउंटेड की पेमेंट कर रखी है यहाँ पर 5,000 की, तो आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन। क्योंकि सारी चीज़ें रिलेशन अकाउंट से आ रही है तो रिलेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बीपी इंडिकेशन के लिए कि आप ये किस चीज़ का है। तो वो आपके पास में था 5,000। ठीक है, ये लिख दीजिए अपने पेमेंट साइड में 5,000। फिर आप देखो कि आपका जो है बैंक में ओवरड्राफ्ट पेड 4,000 है, तो 4,000 है तो और फिर क्रेडिटर्स पेड है, ये भी है, तो ये भी लिख दो आप है बाय रिलेशन, बाय रिलेशन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और ये 4,000 का था। उसके बाद में बाय रियलाइजेशन वो क्रेडिटर्स का है, तो वो भी आप लिख दीजिए। ये इकट्ठे पर मिल जाएंगे आपको कहीं, और अलग अलग लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। और वो आपके पास में थे 28,500। ठीक है जी, इसके बाद में आप आ जाओ जी इसके कई शेड में। तो कई शेड में बैंक जहाँ जहाँ लिखा वो देखो, तो बैंक आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पर बाय बैंक सेल ऑफ एसेट 1,17। ठीक है, मेरा 1,20 था, तो टू रियलाइजेशन, टू रिलेशन 1,17,000, मैंने 1,20 लिखा था 1,20 लिख देंगे। इसमें 3,000 अलग लिखा मिलेगा, अगर 1,20 करता मैं 3,000 ना लिखता, अगर यहाँ पर 1,17 लिखा मैं 3,000 लिख लूंगा। फिर उसके बाद बैंक बाय बैंक 3,000 डिसऑनर बिल हुआ था, उससे मिला था मैं मोहन से, तो टू रियलाइजेशन, टू रिलेशन और लिख दो मोहन, मोहन से मिला था 3,000, तो दोनों मिला के ये 120 हो गए थे। ठीक है, और शायद इसमें 120 लिखा न, अलग से लिखा है। ठीक है, उसके बाद में है जी आपका बैंक में दो ये चीज़ें थी, और बैंक में भी यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर नीचे आ जाओ जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखो, आपने यहाँ पर लिखा था ए और बी के पेमेंट की थी आपने, तो बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल जो हमने उनको पेमेंट की थी, और वो कौन कौन सी की थी, वो हमने पेमेंट की थी 51,640। दूसरे के अंदर हमने पेमेंट जो की थी वो हमने की थी आपके अकाउंट में 57,240।
ठीक है जी। और हमने बैंक से पैसे लिए थे सी से, वो लिए थे 26,380। तो टू सीज कैपिटल 26,380। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है। अगर इसका टोटल करें दोनों का तो ऑटोमेटिकली ये एग्री हो जाना चाहिए। तो यानी यहाँ पर जो टोटल आपके पास में आएगा 1,46,380, इतना ही आपका यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये एग्री हो जाता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, और अगर एग्री नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? हाँ जी, हम नेक्स्ट पे आते हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ कि आशीष और कन्नौज जो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। और 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनके बैलेंस शीट इस प्रकार से है। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 42,000 के, तो ट्रेड क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स ही हो गए। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 60 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है मेरे हिसाब से नया आ रहा है, हालांकि सर ने बताया होगा आपको। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये होता है कि जैसे हम लोग यहाँ स्कूल में काम करते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो कुछ पैसा हमारी तनख्वाह में से कुछ पैसा मैनेजमेंट का उतना ही वो कटने बाद में वो कहीं बैंक में जमा हो जाता है, वो कहलाता है प्रोविडेंट फंड। जब हम लोग रिटायर होंगे तो पैसा हमें मिलता है। इसका लिए हुआ कि ये पैसा ना तो स्कूल का है, यानी एक प्रकार से फर्म का पैसा नहीं है। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको देना पड़ेगा। इसका लिए हुआ कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है वो फर्म की लायबिलिटी है उसके कर्मचारियों के प्रति, इसको बिजनेस के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला करके मिसिज आशीष लोन, यहाँ पर आशीष की पत्नी का लोन है, यानी उसकी वाइफ का लोन है, थर्ड पार्टी लोन है, बैलेंस लायबिलिटी साइड में जाएगा, यानी रिलेशन के अंदर जाएगा। और कन्नौज लोन, कन्नौज में पार्टनर है तो पार्टनर से लोन अकाउंट में जाएगा अलग से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है कि आपकी फैक्ट्री में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं और आपकी फैक्ट्री जो मशीनें हैं फैक्ट्री के अंदर, और उसमें संभावना ये रहती है किसी न किसी का हाथ पाँव कभी ना कभी टूट फूट सकता, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि एक वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से एक जो है रिजर्व बना लेते हैं कि अगर किसी वर्कर का हाथ पाँव टूट गया तो पैसा उसमें दे देंगे, और नहीं तो पैसा मालिकों का है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व पड़ा 60,000 है, तो ये तो अगर आपके एम्प्लॉयज को कोई नुकसान होगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, वरना तो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कोई क्लेम जो नहीं आया हुआ, नीचे लिखा हुआ नहीं है एडजस्टमेंट की क्लेम है क्या, इसका लिए पूरा का पूरा पैसा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट चला जाएगा, ये रिलेशन के अंदर ये नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है कि आप लोगों ने देखा कि जब टीवी देखते हैं कि शेयरों के भाव घट गए, शेयरों के भाव बढ़ गए, तो उसमें कभी फ्लक्चुएशन होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। जब आपने जो है मान लो कि 1,00,000 रुपये जो आपने शेयरों के अंदर लगाए थे, अब आपको पता है कि मार्केट कम या ज़्यादा होती रहती है, तो आप उनसे बचने के लिए क्या करोगे कि एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और जब आपका बिजनेस आपके शेयरों में लॉस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो पैसा पूरे पार्टनर के काम आ गया। अगर लॉस हो गया तो वहां से हम कंपनसेट कर लेते हैं, जैसे कि आपने पार्टनरशिप के दूसरे उनमें पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो है मतलब सस्पेंसिव रहता है कि पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, तो ये रिलेशन अकाउंट में चला जाता है। ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड दे रखा है साइड में और इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है तो रिलेशन में जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी हुई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकेला आया हुआ है, तो फिर ये डायरेक्ट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कैपिटल है आशीष और कन्नौ की 120 और 80, और बैंक अकाउंट में है 35,000, स्टॉक आपका 24,000, डेटर्स हैं 19,000, फर्नीचर 40,000, प्लांट 210 का, और इन्वेस्टमेंट 32 की। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा भैया अब की बार भी वो डेबिट साइड में 10,000 का लॉस आपका। ठीक है। और कह रहे ऑन द अबव डेट डिसाइड टू डिजोल्व द फर्म, आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38। आशीष जो है वो फर्नीचर लेने को तैयार हो गया है 38 का, जबकि फर्नीचर 40 का था। एंड पे ऑफ मिसिज आशीष लोन, और अपनी पत्नी का जो है लोन देने को तैयार हो गया है। डेटर रिलीज 18,500 एंड प्लांट रिलीव्ड रिलाइज 10% मोर, और कन्नौज टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस। कन्नौज जो है 40% स्टॉक है जो है वो 20% कम लेने पर तैयार हो गया ऑफ द बुक वैल्यू। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड टू एट ए गेन ऑफ 10%, और रिमेनिंग स्टॉक जो है वो 10% गेन के ऊपर बाजार में बेच दिया गया। क्रेडिटर्स वर
टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल वैल्यू। यहाँ पर क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट जो है वो फुल वैल्यू पे ले ली। क्रेडिटर 42 के थे और इन्वेस्टमेंट आप देखो नीचे 32 की है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने एसेट टेक ओवर किया तो इसकी एंट्री नहीं होती है, ये यूं के लिखे रह जाएंगे, यानी इधर से उधर उन्होंने आपस में फुल सेटलमेंट कर लिया तो कोई एंट्री नहीं होगी। फुल सेटलमेंट ना होता तो रिमेनिंग अमाउंट की एंट्री हो जाती। ठीक है, कैनोक एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग रेजुलेशन ऑन एग्रीड रेमुनेशन ऑफ 12,000। ये पॉइंट अलग आया इस क्वेश्चन में। ये कहता है कन्नव ने फर्म को डिजोल्व करने के लिए 12,000 उसको रेमुनेशन दिया जाएगा, यानी जो फर्म के एसेट है लायबिलिटी से बेचने खरीदने का सारा काम वो करेगा, उसके बदले में उसको 12,000 दिया जाएगा रेमुनेशन के। एंड बियर रिलेशन एक्सपेंसेस, और जो भी खर्चा को खुद ही 12,000 में पे करेगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंट टू बी ₹8,000, और जो एक्चुअल जो यहाँ पर खर्चा हुआ है वो 80,000 हुआ है, जबकि हम उसको देंगे वो देंगे 12,000। तो आप कंफ्यूज मत होना कि जी 8,000 भी दे रखा है 12,000 भी दे रखा है। भैया हमने दिया था ठेका, उसको हमने कन्नों को ठेका दे दिया था कि लो जी हम आपको 12,000 देंगे, आपका खर्चा चाहे कितना ही आए, ज़्यादा खर्चा आए तो घर से भुगतना और कम खर्चा आए तो अपने पास रख लेना। इसका लिया कि हम अपने फर्म के अंदर तो एंट्री वो केवल 12,000 की करेंगे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में केवल और केवल जो रिलेशन अकाउंट ही पूछा इन्होंने कि केवल आप रिलेशन अकाउंट ही बना करके दिखाइए। तो लो जी शुरू करते ये है रिलेशन अकाउंट। एक बात तो ये कि आप टेंशन में मत आइए कि आप ये क्वेश्चन जो जितने लंबे बड़े दिखते हैं उतने आसान होते हैं ये, तो आप टेंशन में मत आइए, चुपचाप से इन क्वेश्चन को करते रहिए। जो सिस्टम बता रखा है उस हिसाब से, आज सर ने बताया अगर मैं बता रहा हूँ तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप करते जाइए, अपने आप आ जाएगा। तो पहले आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपके पास में डेबिट साइड और ये आपके पास में क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि आपका डेबिट साइड में जितने एसेट होते हैं डेबिट साइड में आती हैं, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ से आप जो है शुरू कर दो। आपके पास बैंक है वो आपके पास में बैंक अकाउंट में जाएगा। स्टॉक है 24 का, तो यहाँ पर आप लिखो टू स्टॉक है 24,000। ठीक है जी। इसके बाद में स्टॉक के बाद में आपका डेटर्स हैं वो 19 के, तो टू डेटर हैं आपके 19,000 के। ठीक है जी। इसके बाद में है डेटर के बाद में फर्नीचर 40,000 का, टू फर्नीचर 40,000 का। ठीक है। इसके बाद में फर्नीचर के बाद में प्लांट है 210 का, टू प्लांट ये 2,10,000 का। ठीक है जी। इसके बाद में है इन्वेस्टमेंट है 32 की, टू इन्वेस्टमेंट वो 32,000 की है। ठीक है जी। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इधर ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 42 के, तो लायबिलिटी कई साइड में जाती है हमेशा ही, बाय क्रेडिटर्स और वो 32,000 का। ठीक है जी। इसके बाद में है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है वो रिलेशन अकाउंट में लेंगे क्योंकि एम्प्लॉयज का काम है ये, टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपका 60,000 का है। ठीक है जी। इसके बाद में है मिसेज आशीष लोन 9,000 लिखेंगे, थर्ड पार्टी है, बाय मिसेज आशीष लोन और वो आपका 9,000 का है। ठीक है। इसके बाद में है कन्नव लोन, वो तो पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा या नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये आपके पास में जी वो आप कह रहे हैं 4,000 का है। ठीक है। तो ये आपके पास में कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में थी, आपने सारी की सारी यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है। अब आप आज ये नीचे जो इंस्ट्रक्शन लिखी वैसे, आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, ये रहा जी आपका फर्नीचर, इसको टिक कर दो। और ये साइड में उस साइड में जाएगा बाय आशीष कैपिटल, बाय आशीष कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर। आशीष ने फर्नीचर लिया है 38,000 पे, तो यहाँ पर लिख दो 38,000, यहाँ लिख दिया जी 38। फिर क्या कहा, एंड पे ऑफ मिसिज आशीष लोन, और मिसिज आशीष का लोन यहाँ है, इसको टिक कर दो। तो वहाँ पर इस साइड में बाई आशीष कैपिटल लिखा था, यहाँ पर लिख दो टू आशीष कैपिटल, टू आशीष कैपिटल।
9000, ये साइड में आ गया। सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, डेटर रिलीज्ड 18,500 एंड प्लांट रिलीज 10% मोर। तो डेटर आपके पास यहाँ है, तो आप यहाँ पर लिखो बाय बैंक। बाय बैंक में ब्रैकेट में लिख लो डेटर। डेटर आपके पास में रिलीज हुए 18,500 के। उसके बाद में प्लांट 210 का था 10% मोर, यानी 210 का आप करो तो 21,000, तो 210 में 21 जोड़ 2 31, तो प्लांट आपका रिलीज हो गया जी 2,31,000 का। ठीक है, 2,31,000 की, क्योंकि 210 का था 21 ज़्यादा हो गए। ठीक है, आगे क्या रखे, कन्नौज टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस। तो स्टॉक आपके पास ये है 40,000, 24,000 है, तो 24,000 का 40% ले लिया उसने, तो 24,000 इंटू 40% ये कर लो आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई किया, इसका होगा 0, उसका 400, 4 चौके 16 1, और 4 दूनी 8 1 9। ये आपके पास जो है 9,600 का स्टॉक था, और ये इसने लिया है 20% लेस। 20% लेस यानी इसका 20% कर लो। 20% किया तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0, 6 दूनी 12 1, और 9 दूनी 18 1 19। यानी आपका जो स्टॉक था टोटल, वो इसने लिया था 9,600, उसमें से 1920 रुपये कम कर दो, तो ये हो गए 0। 10 में से 2 गए 8, इधर बच्चे 5, 5 में से 15, 15 में से 9 गए 6, और इधर बच्चे आपके पास में 8, 8 में से 1 गया 7, यानी 7680। तो ये फर्नीचर था और लिया कन्नौज ने, तो थोड़ी जगह छोड़ दो यहाँ पर और लिखो बाय कन्नौज कैपिटल। कन्नौज कैपिटल, और कन्नौज की कैपिटल हो गई थी 7680 रुपये से इस साइड में लिख दोगे। ठीक है जी। और बाकी कह रहा कि रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% गेन। तो स्टॉक रिमेनिंग कितना बच गया, और रिमेनिंग अगर हम देखें तो 60% बच गया, यानी 24,000 का 60%, क्योंकि स्टॉक आपके पास 24,000 का था, तो 24,000 का 60%, तो 60 अपॉन में 100, तो 2 जीरो 2 जीरो उड़ा दो, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0, 6 चौका 24 2, और 6 दिन 12 2 14, 14,400। ये 10% प्रॉफिट बेचा। ठीक है, तो 2 जीरो 2 जीरो उड़ गई, तो ये आपके पास होंगे 1,440 रुपये हो जाएंगे। तो 14,400 का तो ये था ही, और 1,440 रुपये प्रॉफिट बिका, तो यानी 04851, यानी आपका यहाँ बैंक में आ गए 15,840 रुपये। तो ये स्टॉक लिख दो 15,840, 15,840। ठीक है जी। इसका बाद करेंगे क्रेडिटर्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो भैया आपके क्रेडिटर्स जो इन्वेस्टमेंट यहाँ है, इसको कांटा लगा दो कि एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और क्रेडिटर्स यहाँ है, इसको कांटा लगा दो क्योंकि इनको एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेक ओवर ऊपर के ऊपर हो गया, तो इसकी कोई पर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। कन्नौ को जो है वो डेजुलेशन के लिए 12,000 रुपये दिए गए थे, तो टू कन्नौ रेमोरेशन, टू कन्नौ रेमोरेशन, वो रेमोरेशन हो गया था 12,000, या टू कन्नौ कैपिटल कर दो, टू कन्नौ कैपिटल, ब्रैकेट में कर दो रेमोरेशन, उसका तनख्वाह मिली है 12,000। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई चीज़ बाकी अभी नहीं दिखाई दे रही हमारे को यहाँ तो, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंडरस्टूड होती हैं। कैसे, ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं बोला, इसका पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लिखो टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दो ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, और वो 60,000 का है, वो पे हो गया जी। ठीक है। मिसिज आशीष का लोन हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई क्लेम नहीं है, तो यही पड़ा रहेगा, तो फायदा हो गया, अपने आप ही फायदे में जुड़ जाएगा ये। और बाकी भी हो गया था। इधर से देखो स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, बाकी कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा। टोटल कर लो जी दोनों साइड का, पता नहीं कौन सा साइड बड़ी आएगी कौन सी साइड छोटी आएगी, तो मैं नकल मार लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं फिगर टैली करके देखूँ, तो फिगर मेरी जो है लगभग सारी सही है। इसका टोटल कर लो, बस टोटल करने के बाद में ये फिगर जो है मेरे हिसाब से सही बैठ जानी चाहिए। तो ये मेरे पास में फिगर जो बैठेगी, ये बैठती है 2,65,000, 2,65,340। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा। ठीक है, और इधर जो सारी चीज़ें सही है, ओके हैं, तो फिगर मैं मिला लूँ, तो फिगर मेरी करीबन
ये सारी सही है, मैंने इनको डायरेक्ट यहाँ लिखा है, बुक में यहाँ लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। तो 3 25 9 लाख 9 9 हज़ार 12 हज़ार और 60 हज़ार ओके है। इधर आपके पास 1 लाख 10 हज़ार, ठीक है, 4000 हो गया जी, और 38,000 हो गया, 265 300 हो गया जी, और ये 7680 ये भी हो गया, सही है। तो यहाँ का जो टोटल आता है 4,26,000, 4,26,000 और 020, ठीक है, ये यहाँ का टोटल बैठता है। तो ये साइड कम बैठती है तो प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो टू रियलाइजेशन और यहाँ पर दे दो प्रॉफिट या गेन वर्ड यूज कर लो। और वो आपका जो है किस किस के थे ये, कैश, आशीष और कन्नव, और दोनों के रेशियो जो भी रहे हैं उस रेशियो में बांट दो। तो इनके रेशियो जो है वो हम पीछे देख के कितने रेशियो थे इनके, इनके रेशियो थे आपके 3:2 में। तो 3:2 में इनके रेशियो हो गए, तो ये अमाउंट हो गया 12,012, 12,012, और ये हो गया 8,008, 8,800। तो टोटल मिला के 20,000 और 20 ये बना, टोटल आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें आपका केवल ये बनाना बताया था और कुछ बनाना नहीं बताया था। अलग पॉइंट ये था कि कन्नौ का रेमोनेशन दिया गया 12,000 का, 8,000 एक्सपेंस हुआ, 8,000 का कोई चक्कर नहीं है। ईपीएफ जो है वो बोला नहीं गया पेमेंट करनी कि नहीं करनी, अंडरस्टूड है करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ मेरे को ऐसी नहीं लगती जो इसमें हमें कुछ करनी बाकी हो, ठीक है जी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो किसी को, एनी पॉइंट प्लीज यू कैन आस्क। हमारे पास 2-3 मिनट हैं, क्योंकि हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से हो नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइम लगता है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम है किसी को? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, रिस्पॉन्स नहीं। हाँ ओके बेटा ओके। ये और बाकी लोग नहीं बोलते। मेहरा, महेश मेहरा, महेश मेहरा, महेश मेहरा, बालेश, यानी सारे गेम खिलाने जा रहे हैं। भटनागर, अच्छा अच्छा, क्या खेलते फिर? हम्म, अच्छा अच्छा। दीपांशु, दीपांशु, ओके। और कौन से अपने? सिमरन, कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे इंटेलिजेंट हो गए क्या? क्लासरूम में तो आप काफी पूछते थे, यहाँ पर इस ये क्लासरूम मान के चलिए, आप डिस्कस करिए फुल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी लगे कि ये पूछना, आप मेरे से पूछिए। आप इसको एज ए क्लासरूम मान के लिए, ये मत शर्माइए कि कोई बच्चा सुन रहा होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। कोई सुनेगा तो प्रॉब्लम ले रहा, अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। आप ये मत समझो कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरे बच्चे या उनके पेरेंट्स फोन देख रहे होंगे तो सोचते होंगे किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि पूछ क्यों नहीं, क्यों पूछ रहा है। नहीं, पूछना चाहिए। उनके पेरेंट्स भी ये कहेंगे देखो इस बच्चे ने पूछा है, वो अपने बच्चे को कहेंगे बेटा तू भी पूछा कर, ठीक है ना। आप लोग मेरे से क्वेश्चन रेज करो, जितना अकाउंटेंसी में पूछोगे उतना ही समझ में आता है। क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं पूछोगे ना तो आपकी समझ में नहीं आएगा। बिजनेस स्टडी में ना पूछो तो भी चल जाएगा, पर इसमें अकाउंटेंसी में तो आपको पूछना ही पड़ेगा, और तभी आपका जन फायदा होगा। आपका फायदा होगा, साथियों का भी होगा। आपने क्वेश्चन पूछा, वो दूसरे बच्चे को भी नहीं आ रहा, आपने पूछा तो वो प्रॉब्लम उसकी भी होती है, उसको समझ में आ जाएगा। यानी आप अपना भला करने के साथ साथ में अपने साथियों का भला भी कर रहे हैं, कि उनको भी आप जो ना मौका दे रहे हैं कि जो उनकी गलती है या उनको समझ में नहीं आया वो उनको पता चल जाता है। तो आप कल से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चन से हमारा एक ही हो जाए दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन रेज करें, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।